तो देखिए आज की जो क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चों का फरवरी 2026 में अपना हिंदी का पेपर देंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 2026 के वो सभी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो मैं आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को वो सभी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ जो आप लोगों के पेपर में जरूर पूछ जाएंगे। यानी कि जब आप लोग इस क्लास को पूरा का पूरा देख लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। जितना भी गद्यांश आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा वो सभी का सभी गद्यांश आप लोगों को इस क्लास से मिल जाएगा। और एक भी देखो जितना भी चैप्टर यानी कि पूरी की पूरी किताब का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं। मात्र आप लोग इसी क्लास को देख करके अपने सभी के सभी नंबर पक्के कर सकते हो। देखो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10 हिंदी के जितने भी सभी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, यानी कि जो आप लोगों का जो चैप्टर है, जैसे आप लोगों का चैप्टर वो मित्रता चैप्टर के जितने भी सभी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश है जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर में हर साल रिपीट होते हैं, तो मैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करूँगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा ममता चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, जो गद्यांश महत्वपूर्ण है और जो पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। यानी कि पूरी क्लास देखने के बाद आप लोगों के पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। फिर देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा भारतीय संस्कृति, जो आप लोगों का चैप्टर है भारतीय संस्कृति चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, सभी के सभी गद्यांश को आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास, और आप लोग क्या करिए पूरी की पूरी वीडियो को देखिए और एक भी प्रश्न को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम सभी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को लेकर के आए हैं। देखो अगर हम सबसे पहले बात करें जो आप लोगों का जो पहला गद्यांश है यहाँ पर जो आप लोगों के सामने दिख रहा है यहाँ पर कि गद्यांश नंबर 1 दिया है, इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। गद्यांश नंबर 1 दिया है यहाँ पर, देखो हमारे सामने दिया है कि क्या दिया गद्यांश नंबर 1 कि यह कोई बात नहीं है कि, देखो गद्यांश नंबर 1 को पढ़ेंगे कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको पढ़ेंगे पहले कि यही कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार बना लो, इस पर डबल स्टार बना लो और इसको तैयार करके जरूर चले जाना। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर 100% गारंटी के साथ ये वाला गद्यांश मिलेगा, जरूर आएगा, 100% आएगा ये वाला। इसको पूरा का पूरा याद करके चले जाना। मैं इसको पूरा सॉल्यूशन भी बता दूंगा और सॉल्यूशन कैसे करना क्या करना आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगा आज की इस क्लास में, है ना। अब देखो जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर जो होता है वो उत्साही का साथ ढूंढता है। अब देखो इस गद्यांश पर अलग 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जो कि इस तरीके से देखो हैं। प्रश्न नंबर का देखो हमसे कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर का देखो हमसे क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। यहाँ पर आप लोगों से कहा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अब संदर्भ जो होगा आप लोगों के पेपर में कितने नंबर का आएगा, तो संदर्भ जो होगा आप लोगों के पेपर में 2 नंबर का संदर्भ आएगा, 2 नंबर का संदर्भ आएगा। अब संदर्भ देखो कैसे लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, देखो नीचे डैश का चिन्ह लगाएंगे, संदर्भ लिखेंगे, फिर लिखेंगे संदर्भ। देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण, जो इसके लेखक कौन है, मित्रता, ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया, तो इस मित्रता चैप्टर से लिया गया। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया। तो इस तरीके से आप लोगों को गद्यांश इसका वो लिखना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। चलो अब बात करते हैं इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या के बारे में बात करते हैं। आपके पेपर में 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। सबसे पहले देखो पेपर देने जाए तो यहाँ पर लिख लें रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के बाद फिर स्टार्ट कर देना आप लोगों को। देखो आप लोग जल्दी से नोट कर लो, जो मैं लिख करके आया हूँ इसको नोट कर लीजिए। कि शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए, मतलब 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यही आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो। मान लीजिए 2 लोग हैं और 2 लोगों में मित्रता होने वाली है, लेकिन उनके स्वभाव एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है, हो सकता है उसका स्वभाव दूसरा हो, उसका स्वभाव दूसरा हो।
और उनकी रुचियां समान हों, उनकी रुचियां भी समान हो सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को रेखांकित अर्थ की व्याख्या करना है। वर्ण, भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। मान लीजिए आपका स्वभाव दूसरा है, मेरा स्वभाव दूसरा है, लेकिन मित्रता हम लोगों की हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर जो निर्धन व्यक्ति जो होता है वो धनी की ओर, जो निर्धन जो होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो धनी की ओर आकर्षित होता है, मतलब धनी की ओर जाता है। जो निर्बल जो होता है, जो कमजोर छात्र जो होता है वो शक्तिशाली की ओर जाता है ना, इसको समझो। तथा विनीत जो होता है वो नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। जो गंभीर व्यक्ति जो होते हैं वो उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। तो इस तरह आप लोग तैयार कर लीजिए। ये जो रहेगा आप लोगों का 2 नंबर का पूछा रहेगा, तो 2 नंबर इसका भी पक्का हो गया। कहने का मतलब आज की क्लास पूरी की पूरी देखने के बाद आप लोगों के पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे और एक भी नंबर देखो नहीं कटेगा, सब कुछ आप लोगों का पूरा क्लियर नंबर हो जाएगा। अब देखो बात करने वाले हैं ग ऑप्शन के बारे में, जो कि पेपर में ये भी 2 नंबर का आएगा कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। चलो बात करते हैं इसको उत्तर के बारे में कि विभिन्नता को देखकर, मतलब विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यही है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है, मतलब कि जो गुण उस व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं वही गुण जब दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जैसे लिखा है, चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर, तथा जो चंद्रगुप्त जो थे वो किसकी ओर आकर्षित हुए, तो चंद्रगुप्त जो हुए वो चाणक्य की ओर आकर्षित हुए। और जो अकबर जो था, अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर, है ना। तो बीरबल जो था बहुत मनोरंजन वाला था, तो इसीलिए अकबर बीरबल की ओर आकर्षित हुआ। अब चलो बात करते हैं इसका अगला प्रश्न, देखो क्या है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का गद्यांश नंबर 2। गद्यांश 2 लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों का चैप्टर है मित्रता। तो मित्रता चैप्टर का दूसरा गद्यांश लेकर के आए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि पूरी की पूरी किताब का सभी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ। सभी के सभी गद्यांश को तैयार करके चले जाना, आप लोगों को यहीं से सभी के सभी गद्यांश मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। मतलब कि जो विश्वास पात्र मित्र जो होता है वो जीवन की एक औषधि होती है, मतलब दवा के समान होता है। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, मतलब उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। मान लीजिए हमने कोई दोष कर दिया, कोई त्रुटि कर दी, दोषों से हमें बचाएंगे। हमारी सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके का गद्यांश आएगा आप लोगों के पेपर में। बिल्कुल आप लोग पूरा तैयार करके चले जाना। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पूरा एक सेम यही आएगा, देखो है ना, 100% आएगा। इसको आप लोग छाप लो, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आएगा आप लोगों के पेपर में। अब देखो यहाँ से बात करते हैं। तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर हम और आगे बात करेंगे कि सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। इतना पढ़ने के बाद फिर हम और आगे बात करेंगे। फिर देखो आगे देखो क्या कह रहा है कि अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, मतलब ऐसी मित्रता प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब इस गद्यांश पर आधारित देखो हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तीनों के तीनों प्रश्न जो होंगे 2-2 नंबर वाले पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर मिलाकर पूछे जाएंगे। आप लोगों का स्कोर पहुंचा 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर का गद्यांश आप लोगों का पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देखो हमसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ लिखना है। देखो संदर्भ को कैसे लिखेंगे, संदर्भ यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक जो हमारा हिंदी है, हिंदी के गद्य खंड, जो हिंदी का जो गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर है, एक मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ये भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। संदर्भ जो रहने वाला है, संदर्भ हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें खा ऑप्शन, देखो ये भी हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा।
तो पूरा एकदम क्लियर देखो, पूरा 2 नंबर का पूछा रहेगा। आप देखो इसका, देखो ये जो हमारे समय गद्यांश है, इसका देखो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलो हेडिंग डाल लूँ, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों के सामने जो गद्यांश दिया है, गद्यांश में से आप लोग उतार सकते हैं, थोड़ा बहुत काट पीट कर आप लिख सकते हैं, या फिर मैंने जिस तरीके से आप लोगों के सामने समझाया है आप लोग चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे आप लोगों का जो गद्यांश है, गद्यांश में से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हो। लेकिन आप लोग इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जो जिसका स्वभाव समान है, मतलब जिन जिन व्यक्तियों का स्वभाव समान होता है, जिनकी रुचि परस्पर समान होती है, उनमें मित्रता हो सकती है। इनका ये कहने का मतलब है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। मतलब जो विपरीत स्वभाव के होते हैं और जो विपरीत जो लोग होते हैं, उनमें रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। मतलब कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग यही सोचते हैं कि जो जिनका समान स्वभाव होता है उनमें ही मित्रता हो सकती है ना। यह धारणा उचित नहीं है, लेकिन ऐसी ये मतलब ये उचित नहीं है। देखो जिसका स्वभाव अलग हो सकता है उसमें भी मित्रता हो सकती है, जिसका स्वभाव एक जैसा हो उनमें भी मित्रता हो सकती है। ये कहना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखो पढ़ेंगे, विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। जो विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, जो विपरीत रुचि वाले होते हैं, तो उनमें भी मित्रता हो सकती है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। मतलब विभिन्नता देखकर भी लोग आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति जो होता है, जो जितना दुर्बल होता है वो उतना उत्साही, जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है उसकी ओर दुर्बल व्यक्ति आकर्षित होता है। बलवान जो होता है, बलवान की तरफ दुखी व्यक्ति, और दुखी व्यक्ति जो होता है, देखो दुखी व्यक्ति जो होता है वो प्रसन्न चित्त जो हंसता है ना, तो प्रसन्न चित्त व्यक्ति की ओर दुखी व्यक्ति आकर्षित होता है। इतना आप लोगों को लिख देना है। अब जो तीसरा प्रश्न देखो, ये जो होगा ये आप लोगों का 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब तीसरा प्रश्न जो होगा वो भी 2 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि आप लोगों के सामने इस तरीके से दिया है। देखो यहाँ पर कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। क्या उम्मीद रखनी चाहिए, पेपर में 2 नंबर का बनेगा कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। चलो इसको पढ़ते हैं कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वह उसे संकल्पवान बनाएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। मतलब कि जो एक अच्छा मित्र होगा उसको संकल्पवान बनाना है, उसको अच्छे कार्य के लिए करने के लिए प्रेरित, मतलब तुम ये अच्छा कार्य करो, अच्छा कार्य करने के लिए कहा जाएगा उससे। मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, जो कि आप लोगों के मन में अगर गलत विचार चल रहे हैं तो वो व्यक्ति को जो होगा आपके मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण उत्पन्न करने तथा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, वह हमें उत्साहित भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ है ना। तो ये आप लोगों का 6 नंबर बन गया, 6 नंबर कंप्लीट हो गया। एक और देखो घ नंबर वाला प्रश्न दिया है इसी गद्यांश का, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लो कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। इसको याद कर लो कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। तो चलो इसको समझाते हैं कि मित्रता पाठ के आधार पर, अगर मित्रता पाठ के आधार पर बात करें, जो आप लोगों का विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात मतलब दवा से की गई है। तो मित्रता पाठ के आधार पर जो विश्वास पात्र मित्र की जो तुलना है वो औषधि, यानी कि कहने का मतलब औषधि का मतलब होता है दवा, तो दवा से की गई है। यहाँ से पढ़ेंगे कि जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुणों रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। जो अच्छा जो मित्र होगा वो क्या करेगा, हमारे बुरे संस्कारों दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। अब देखो यहाँ से आप लोगों का 2 गद्यांश मैंने कंप्लीट करवा दिए। गद्यांश नंबर तीसरा यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है, इसको भी पढ़ करके चले जाना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको जरूर तैयार कर लेना। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। गद्यांश नंबर 3, गद्यांश नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है। अब देखो बात करेंगे गद्यांश नंबर 3 के बारे में, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। हर साल पेपर में आता है और इस बार 2026 में फिर से ये वाला गद्यांश पूछा जाएगा। देखो बात करते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल
इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी, तो इसको समझेंगे, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतना देखो समझ लो, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है ना। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इस पर देखो बात करेंगे, इस गद्यांश पर आधारित हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 6 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो इसका देखो संदर्भ कैसे लिखना, तो मैं आप लोगों को संदर्भ बता दे रहा हूँ कैसे संदर्भ लिखना है। अब देखो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, नीचे डैश का चिन्ह लगाएंगे। संदर्भ लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, जो आप लोगों का जो चैप्टर है मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। तो मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, ये हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर अगर हम इसके बारे में और आगे बात करें तो हमसे आप देखो पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या जो होगी 2 नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी, जो कि इस तरीके से पूछी जाएगी। यहाँ पर लिखा होगा रेखा की गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखो ऐसे लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो होती है वो घातक बुखार के समान होती है। मतलब कि जो बुरी संगति जो होती है वो किसके समान होती है, तो बुरी संगति जो है घातक बुखार के समान बताया जा रहा है, हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक बुखार से ग्रसित हो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर भयानक बुखार से ग्रसित हो जाता है तो वह बुखार उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर बुखार से मतलब ग्रसित हो गया है और उसको अगर बुखार आ गया तो बुखार क्या करता है, उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी बुखार क्या करता है कि उसके प्राण भी ले लेता है। इस प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इतना पढ़ने के बाद फिर हम और आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर गा के बारे में देखो बात करेंगे। प्रश्न नंबर गा यानी कि पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा, और यहाँ से आप लोगों का तीसरा प्रश्न है, मतलब आप लोगों के 6 नंबर और पक्के होने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया, उत्तर लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अगर युवा पुरुष की अगर बुरी संगति तो वो क्या करती है कि उसको अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो क्या आप लोगों का प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे बात करते हैं। तो देखो इस पर आधारित हमसे एक और प्रश्न पूछा गया है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। कुसंग का प्रभाव क्या होता है, इसको देखो पढ़ेंगे। कुसंग का प्रभाव देखो, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। तो यहाँ से देखो आप लोगों का ये वाला गद्यांश कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे गद्यांश नंबर 4 के बारे में, गद्यांश नंबर 4 के बारे में। अब देखो इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों से इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों का संदर्भ पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी। इस तरीके से मिलाकर आप लोगों के पेपर में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस गद्यांश पर आधारित, है ना। तो चलो मैं बात करता हूँ वो कौन कौन से 3 प्रश्न हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको सबसे पहले पढ़ेंगे कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता। तो ममता के लेखक कौन है, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। ममता के लेखक कौन है, कमेंट कर दीजिए। कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। जो ममता जो है वो क्या कर रही है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई क्षमता। अब देखिए जो आप लोगों का चैप्टर है ममता चैप्टर से लिया गया है, यानी कि आप लोगों का यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब ममता चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश होंगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कि ममता जो थी विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान उमड़ रहा था। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी। जो उसका जो मन था, मन में क्या था, मन में वेदना थी और मस्तिष्क में एक आंधी थी। आंखों में क्या था, आंखों में बरसात लिए हुए सुख के कंटक शयन में विकल थी। इतना पढ़ने के बाद फिर हम और आगे देखो बात करेंगे। इसमें देखो और आगे देखो क्या बताया गया है कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। इतना पढ़ने के बाद फिर हम और आगे बात करेंगे कि हिंदू संसार में सबसे उच्च निराश्रय प्राणी, तब उसकी
विडंबना का कहाँ अंत था। अब देखो इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं आप लोगों के सामने वो 3 प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ जो कि आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर देखो काम, देखो हमसे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है तो आप लोगों का संदर्भ 2 नंबर का संदर्भ भी पूछा जाएगा। तो संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित जो आप लोगों का चैप्टर है मित्रता नाम, सॉरी ममता, तो ममता चैप्टर से ममता नामक कहानी से लिया गया है। और ममता के लेखक कौन है? ममता के लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ से आप लोगों का जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हो जाएंगे। तो ममता चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है वो सभी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलो आगे बात करते हैं इसका रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या को जरूर से जरूर तैयार करके चले जाना। अब देखो यहाँ से आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि रोहतास के राजमहल के निकट, रोहतास में एक राजमहल है, उसी राजमहल के निकट अपने कमरे में उदास ममता, उसका नाम क्या था? उसका नाम ममता था, सोन नदी के तेज प्रवाह को देखे जा रही थी। जो सोन नदी जो है उसमें से एक तेज प्रवाह निकल रही थी, वो ममता उसी तेज प्रवाह को देख रही थी। अब देखो ममता के उसके मस्तिष्क में आंधी थी, उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संदर्भित अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। मतलब उसके अंदर एक चिंता हो रही थी, तो उसी चिंता को देख करके उसके अंदर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों में दुख, उसकी आंखों में क्या था? उसकी आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साथ ही राजमहल की समस्त सुख सुविधा उसे सूल के समान कष्ट पहुंचा रही थी। मतलब कि राजमहल की जितनी भी सुख सुविधाएं थी उसको कांटों के समान, सूल मतलब कांटों होता है, तो कांटों के समान उसको कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन सी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत हो रहा था। तो ये आप लोगों के रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हुई है। आप देखो इस पर आधारित एक और प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा जो किस तरीके से आप लिखा है कि प्रस्तुत गद्यावतरण में किसके बारे में और क्या कहा गया है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इसके कि प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में और क्या कहा गया है, तो ये हमको बताना है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण में रोहतास किले के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि, जो अधिपति के मंत्री जो चूड़ामणि हैं, चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री है जिसका नाम था ममता। तो इसमें ममता के बारे में कहा गया, ममता के विषय में कहा गया है जो कि कौन थी? जो कि युवावस्था में विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार के सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने पर भी उसकी परेशानियों का अंत नहीं था। तो ये आप लोगों का 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आप लोगों का 2-2 नंबर में मिलाकर आप लोगों का पूरा 6 नंबर का बनेगा। और एक प्रश्न और हमसे पूछा गया यहाँ पर कि ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। तो ये प्रश्न नंबर घ हमसे पूछा गया, ये भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे उत्तर, और उत्तर में देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि ममता जो थी रोहतास किले के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। तो आप लोगों से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि ममता कौन थी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों को लगाना है कि वो चूड़ामणि के एकमात्र पुत्री थी जो विधवा हो गई थी। राजमहल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई जो ममता थी वो सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखे जा रही थी। तो यहाँ से आप लोगों को कितना देखना है। अब देखो ममता चैप्टर का एक और अगला गद्यांश हम लेकर के आए हैं, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का ममता चैप्टर, और ममता चैप्टर का अब देखो अगला गद्यांश है जो कि यहाँ पर गद्यांश नंबर 5 है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। और इस गद्यांश पर आधारित आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न होंगे, तीनों के तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि 6 नंबर का आप लोगों का पूछा जाएगा। इसको सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मतलब कि अश्वारोही उसके पास आया, ममता के पास आया, और ममता ने रुक रुक के उससे कहा, अश्वारोही से कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। इतना आप लोगों को पढ़ लेना है, या आप लोगों के पेपर में आएगा, जरूर आएगा। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के नीचे, झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने
चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। देखो ये आप लोगों का गद्यांश देखो कंप्लीट हुआ और इस गद्यांश पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो किस तरीके से हैं। देखिए 3 गद्यांश देखिए कौन कौन से हैं। गद्यांश नंबर का देखो हमसे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ हमसे 2 नंबर का संदर्भ भी पूछा जाएगा जो कि इस तरीके से देखो यहाँ पर है। संदर्भ में देखो क्या करें कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जो हमारा चैप्टर नंबर है ममता नामक कहानी से लिया गया, इसके लेकर श्री जयशंकर प्रसाद। तो इतना आप लोगों को कर देना है। फिर देखो इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि खा ऑप्शन देखो क्या दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब इसके में व्याख्या भी करनी है, इसकी ये जो हमारा गद्यांश है इसके में रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। तो चलो बात करते हैं कि इसकी रेखांकित अंश की देखो व्याख्या देखो कैसे करेंगे, तो उसको आप लोग नोट कर लेना। तो यहाँ पर अब हम हेडिंग लगाएंगे। कौन सी हेडिंग लगाएंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो इसको ऐसे लिखेंगे कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश दिया है। अब जब ममता ने अश्वारोही को बुलाकर और अश्वारोही से देखो क्या कहा, उसने अश्वारोही से कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश दिया, अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़े जा रही हूं। अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। मतलब अब मैं उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझको अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो ये आप लोगों का 2 नंबर का पूछा रहेगा, यानी कि 4 नंबर आपके पक्के हो गए और 2 नंबर अपने और पक्के कर लो। यहाँ पर देखो इन दोनों प्रश्नों को और तैयार कर लो कि पहला प्रश्न है कि ऑप्शन है कि शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। शहंशाह शब्द जो किसके लिए प्रयोग किया गया, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि जो हमारे प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द जो ये हमारे जो मुगल सल्तनत के जो बाबर जो थे, बाबर के पुत्र और अकबर के पिता जो हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया था। तो शहंशाह शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया, तो हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया था। इतना आप लोगों को लिख देना है। फिर एक और प्रश्न देखो हमसे पूछा गया है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो ममता नहीं चाहती कि, इसका देखो उत्तर लिखेंगे कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। तो इतना आप लोगों को लिख देना है। चलो अब बात करते हैं गद्यांश नंबर 5 के बारे में। यहाँ से आप लोगों का ये वाला गद्यांश कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे गद्यांश नंबर 5 के बारे में, तो उसको भी आप लोग जरूर से जरूर तैयार करो। चलो अब बात करते हैं गद्यांश नंबर 6 के बारे में। देखो यहाँ से आप लोगों का गद्यांश 5 गद्यांश मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब छठा गद्यांश और देख लो, नंबर 6 वाला गद्यांश देखो लो क्या कह रहा है। गद्यांश नंबर 6, अब यहाँ से आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर आप लोगों का 3 स्टार्ट होता है जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति चैप्टर के जितने भी सभी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश बनने वाले वो मैं सभी के सभी गद्यांश आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी के सभी गद्यांशों को नोट कर लेना। पहला देखो गद्यांश है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं और जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। मतलब कि जो भिन्न भिन्न धर्म को जो मानते हैं वो पूरी की पूरी दुनिया में भी पाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे 2-4 लोग पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं होती, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं होती है ना। मतलब उनको हम गिन नहीं सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, हम उनको गिन भी नहीं सकते हैं। इन विभिन्न नेताओं को देखकर अगर आप परिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। मतलब कि जो लोग भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं वो क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं। यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो ये देखो आप लोगों का गद्यांश कंप्लीट हुआ है ना।
तो इतना आप लोग पढ़ने के बाद देखो 100% पूछा जाएगा, ये आप लोगों के पेपर में जरूर आएगा। अब इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो 3 प्रश्न आप लोगों से देखो, एक संदर्भ पूछा जाएगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी, और फिर इसके बाद हम और आगे बात करते हैं। इसका देखो संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे। संदर्भ देखो इसका लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, हमसे कह रहा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया। तो इसको हमने भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। अब यहाँ पर हेडिंग नंबर 2 डालेंगे, खा ऑप्शन पर लिखेंगे हेडिंग नंबर 2 कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलो अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो कैसे लिखेंगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि के विभिन्न नेताओं को देखकर, मतलब कि भारत में जितने भी नेताएं हैं, नेताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, मतलब कि दूसरे देश के लोग जो कि यहाँ पर अपने देश से अनभिज्ञ हैं, मतलब अपने देश को नहीं जानते हैं, घबरा जाते हैं और कहे बैठते हैं कि भारत तो एक देश ही है ही नहीं, मतलब भारत जो एक देश है ही नहीं, अनेक देशों का समूह है, यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं हैं, मतलब कि जो हमारे भारत के जो निवासी हैं वो किसी भी एक जाति के नहीं हैं, अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं, मतलब कि हमारे देश के जो लोग हैं वो एक जाति के हैं ही नहीं, वो तो दूसरे मतलब भिन्न भिन्न जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है ना। तो क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। तो अनेकता नजर आएगी, तो इतना आप लोग कर लेना, इतना आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ से देखो आप लोगों का प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जो आप लोगों के पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो जितना भी सभी के सभी पूरे के पूरे चैप्टर के जितना भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक भी देखो नंबर का आपका नहीं कटेगा, पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, बस देख करके चले जाना। यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का गा ऑप्शन की प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखो लेखक देखो क्या कहना चाहता है, तो इसको भी तैयार कर लो कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक है और घनात्मक रूप में वर्णन करता है। इसे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। तो इतना आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ से आप लोगों का अगला देखो गद्यांश से स्टार्ट हो रहा है, तो गद्यांश नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको भी तैयार कर लो। देखो बात करते कौन सा गद्यांश नंबर 7 है, तो उसको भी आप लोग तैयार करो। अब देखो मैं गद्यांश लेकर के आ गया हूँ। अगला गद्यांश देखो हमसे क्या कह रहा है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्येक या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता है। मतलब कि ये जो नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्ति रूप को देखा, अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए भी देखें, मतलब कि जो हमारे सामने हंसते हैं रोते हैं मैंने उनको भी देखा है, इसका कहने का मतलब है। और जिसने अमृत की याद दिलाकर अपनी सूखी हड्डियों में नई मज्जत डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। मतलब कि जिसने हमारे सूखी हड्डियों में नई मज्जत डाल दी और हमारे जो मृत प्राय जो हमारा शरीर है उसमें नए प्राण फूंक दिए और जो हमारा मुरझाया हुआ जो दिल था, मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया, वह हमारे अमृत सत्य और अहिंसा का ही है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। तो ये आप लोगों का रेखांकित मतलब ये आप लोगों का गद्यांश है ना। इतना गद्यांश मैंने आप लोगों का समझा दिया। इसको तैयार करने के बाद फिर हम बात करते हैं इसका देखो संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे। संदर्भ देखो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ और संदर्भ को लिखना स्टार्ट करेंगे। संदर्भ देखो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश लिखने के बाद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जो हमारा चैप्टर है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक देख लो कौन है, इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसके लेखक हो जाएंगे। तो इतना आप लोग कंप्लीट लिख लेना, इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये देखो यहाँ पर का और यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या।
अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे कि 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। रेखांकित अंश की व्याख्या को जरूर तैयार करके चले आना। और यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही, हमारा जो देश है उसमें प्राचीन मतलब पुराने समय से, प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होते आया है। हमारे देश में प्राचीन काल से जो हमारा नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है, उस प्रभाव को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते, हंसते रोते हुए भी देखा है। इस प्रभाव ने हमें अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत्युप्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। तो ये आप लोगों का गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोगों की कंप्लीट हुई। इतना करने के बाद फिर हम और देखो आगे बात करते हैं। खा ऑप्शन देखो बात करते हैं कि मानव मात्र में, अगला प्रश्न है मेरा कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया। मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। तो इतना आप लोग कवर कर लेना, याद कर लेना। फिर गा ऑप्शन देखो कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा गा ऑप्शन है कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूंके। तो ये इसका हमें देखो उत्तर देखो यहाँ से लिखना है। इसका उत्तर यहाँ से लिखना है कि नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत द्वारा ही हमारे मृत शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है। तो नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत द्वारा प्रश्न में हमसे पूछा गया कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृत्यु प्राय शरीर में प्राण फूंके। तो जो नैतिक और जो आध्यात्मिक स्रोत है उसने क्या किया है कि हमारे शरीर, जो हमारा मृत्यु प्राय शरीर, उसमें प्राण डाल दिए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का अगला गद्यांश नंबर 8, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया है। गद्यांश नंबर 8 आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है कि संस्कृति, इसको पढ़ेंगे पहले, कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। जो संस्कृति, या फिर हम कह सकते हैं संस्कृति, जिसको हम अथवा करके कह सकते हैं सामूहिक चेतना, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। तो आपस में बंधी हुई हैं। फिर देखो आगे बात करते हैं, जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उन सब में यही एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो ये आप लोगों का गद्यांश कंप्लीट हुआ। अभी इस गद्यांश पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि तीनों प्रश्न जो होंगे 2-2 नंबर वाले 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो चलो बात करते हैं कौन कौन से 3 प्रश्न जो कि 2-2 नंबर वाले पूछे जाएंगे हमसे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं का ऑप्शन। देखो का ऑप्शन देखो क्या करें, मतलब इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर का देखो हमसे कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ जो होगा हमसे 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाएगा। तो देखो संदर्भ देखो क्या करना, पाठ और लेखक का नाम लिख देना कि संदर्भ देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। जो हमारा चैप्टर नंबर है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। आप देखो आगे बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो क्या हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो इसकी देखो व्याख्या देखो कैसे करना है, तो व्याख्या को भी समझ लेते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या, हमारे देश की संस्कृति ही देश की प्राण, जो हमारे देश का जो संस्कृति वो हमारे देश का प्राण है, शक्ति, प्राण शक्ति है। यही सामूहिक चेतना है, यही नैतिक चेतना है। इसी के बल पर ग्राम, नगर, संप्रदाय, वर्ग, जातियां एवं अन्य विविधताएं आपस में बनती हैं। जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति के आधार पर जो हमारी जो सामूहिक चेतना है और जो हमारे जितने भी नगर हो गए, जितनी भी हमारे वर्ग हो गए, जितनी हमारी जातियां हो गई, वो सब इसी से बनती हैं, आपस में बनती हैं। इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि हमारी संस्कृति अनेकता को एकता में बांधने का प्रयास करती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति के किस तत्व पर विशेष बल दिया है। तो हमसे कह रहा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति के किस तत्व पर विशेष बल दिया है। इसका उत्तर देखो सीधा डायरेक्ट इसका उत्तर लिख देंगे कि भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल पर ही हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। तो ये आप लोगों का गद्यांश नंबर, ये आप लोगों का गा नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का गद्यांश नंबर 9, यानी कि आज की क्लास का लास्ट गद्यांश मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इसको भी तैयार करके चले जाना।
तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों के तीनों प्रश्नों को देख लेना। सबसे पहले इस गद्यांश को समझ लेते हैं कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। जो विज्ञान जो है वो आज के टाइम में क्या कर रहा है, वो मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और दूसरे समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें। तो सबसे पहले पेपर देने जाना देख लेना कि ये वाला गद्यांश है, तो इसी गद्यांश के आधार पर आप लोगों को उत्तर लिखना है। और देखो क्या करें कि और भोग भावना को दबाए रखें, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। इतना पढ़ने के बाद फिर हम और आगे देखो बात करेंगे। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उसे शक्ति को परिमित भी कर सकती है, उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। यह आप लोगों का गद्यांश कंप्लीट हुआ। अब इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, तीनों के तीनों प्रश्नों को तैयार कर लेना, जो कि इस तरीके से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अब देखो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है, जो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया। तो इसको हमने भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उठाया है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड, मतलब खा ऑप्शन देखो क्या करें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की देखो व्याख्या देखो कैसे करेंगे कि आज का युग विज्ञान का युग है। यहाँ पर लिखेंगे जो आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है। जो विज्ञान जो है विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस शक्ति का उपयोग किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु कुछ अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग करते हैं। आज एक व्यक्ति अथवा एक देश से विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों और शस्त्रों का प्रयोग करके दूसरों का सब कुछ हथियाना चाहते हैं। तो इतना आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट हो गई। अब देखो बात करते हैं यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है गा नंबर, जो कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। जो आज जो विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो आज जो विज्ञान जो है मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इतना कंप्लीट हो गया, अद्भुत शक्ति दे रहा है। घा ऑप्शन देखो क्या करा है। प्रश्न नंबर अगला देखो हमसे क्या कह रहा है कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि विज्ञान का उपयोग देखो किस प्रकार किया जा रहा है कि विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश बताए। 3 चैप्टरों से मैंने आप लोगों को गद्यांश उठाए थे, तो मैंने तीनों के तीनों चैप्टरों के इंपॉर्टेंट गद्यांश आप लोगों को बता दिए हैं। तो आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। जब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।